अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनटीएससी 2020-21 का आज जो पेपर हुआ है इसमें एसएटी मतलब स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़िज़िक्स के जो सवाल पूछे गए हैं, तो आज इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, जो आपकी स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा है, तो आप देखिए इसमें 3 कॉलम्स आपको दिए हैं। पहले कॉलम में है ए बी सी डी करके 4 पॉइंट्स हैं। पहला ऑप्शन है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, बी ऑप्शन है मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ ए एंड व्हर्ल्ड इन ए सर्कल, तीसरा सी ऑप्शन है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, और डी है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। बीच वाले कॉलम में है सेंट्रीपिटल फोर्स, और लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा है टेंशन। तो आप लोग देखो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत होता है। ओके, इसका मतलब पॉइंट ए जो है उसका पेयर बनेगा पॉइंट 3 के साथ में। तो चलिए हम यहाँ पे इसके आंसर्स लगाना शुरू करते हैं। आप देखो पॉइंट ए जो है उसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब आप देखो यहाँ पर जो पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग, मतलब एक धागे के एक सिरे के ऊपर एक पत्थर बंधा हुआ है और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको गोल घुमाए। ओके, जब उसको ऐसे गोल घुमाएंगे तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट विल बी इक्वल टू टेंशन। ओके, तो देयरफॉर द पॉइंट बी का जो ऑप्शन है वो 4 होना चाहिए टेंशन के साथ में। इसी तरह से पॉइंट सी है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर थोड़ी सी पेपर सेटर्स के साथ में गलती हो गई है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि इसका ऑप्शन नंबर 1 दे दिया, मतलब न्यूक्लियर फोर्स, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, कैसे रॉन्ग है आप देखिए। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे डेफिनेटली रॉन्ग हो गया है। और ऐसी ही पॉइंट नंबर डी जो है वो है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन। तो जाहिर है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन जो है डी जो है, तो उसको यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन के साथ में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ में। ओके, तो अब आप देखो कि इसमें यहाँ पर इस पूरे केस के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा तो वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ये वाला जो ऑप्शन है तो ये करेक्ट आंसर जो है वो इस सवाल का ये रहेगा। लेकिन इसके अंदर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे नोट करना चाहिए कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट न्यूक्लियर फोर्स। आप याद रखो न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ती है। न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स विच बाइंड्स द protons and neutrons inside the nucleus. It is not the force by which the electron revolve around the nucleus. The force by which electron revolve around the nucleus is electrostatic force. So I think this is probably a mistake in this paper. Okay, ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हीट इज ए फॉर्म ऑफ खाली जगह एनर्जी। हीट मतलब हरारत, उर्दू में हम उसे हरारत कहते हैं। ओके, तो हीट एनर्जी जो है वो किस टाइप की एनर्जी है? तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हीट एक्चुअली छुपी हुई एनर्जी होती है। ओके, और क्योंकि वो छुपी हुई है इसलिए इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेटली इसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हीट जो है यहाँ पर आप याद रखो कि हीट इज़ ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो तीसरा जो प्रॉब्लम है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है इफ़ द मास ऑफ ए प्लैनेट इज़ 25 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज़ 125 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लैनेट इज़ टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। ओके, देखो आप यहाँ पर सबसे पहले तो इसको समझ लो। इसमें गिवन जो चीज़ है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू
आप लोग देखो, मास ऑफ प्लैनेट इज 25 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 125 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द इसके वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस मतलब ऑब्जेक्ट की उस प्लैनेट की इसके वेलोसिटी, यानी वहाँ से उस प्लैनेट की सरफेस पर जो इसके वेलोसिटी होगी उसका रेशो उसने पूछा है विथ अर्थ। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय √2 टाइम्स g इंटू me अपॉन re, एंड इसके वेलोसिटी एट द प्लैनेट एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज गिवन बाय 2 टाइम्स g इंटू mp अपॉन rp। ओके, बस अब आपको इन दो लोगों का रेशो लेना है, इसका इसके साथ रेशो लेना है। जब आप इन दोनों का रेशो लेंगे ये हो जाएगा Vp अपॉन Ve इज इक्वल टू, आप देखो 2g कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट Vp, ये दोनों टर्म्स ऊपर रहेंगे और ये दोनों टर्म्स अपॉन में आएंगे, तो इनको उल्टा कर देना पड़ेगा। ओके, यानी एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर, Mp अपॉन Rp, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये दोनों टर्म्स जो है उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा Re अपॉन Me जब हम उसका रेशो लेते हैं, तो यानी इसको इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो ओके इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आप देखो, मास ऑफ प्लैनेट आपको दिया हुआ है 25 टाइम्स Me अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट वो दिया हुआ है 125 टाइम्स Re इंटू Re अपॉन Me से Me कैंसल, Re से Re कैंसल, 25 1 ज़ा 25 5 ज़ा, इसका मतलब ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर क्या मिला, Vp अपॉन Ve इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे अभी 3 प्रॉब्लम्स। चलिए अगले प्रॉब्लम के तरफ चलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो है इक्वल मासेस ऑफ आयरन। अब चलो यहाँ नोट कर लेते हैं, आयरन, उसके बाद है वाटर, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है मर्क्यूरी। ओके, ये 4 लोग आपको दिए हैं। इनमें से मर्क्यूरी जो है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है T1, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर दिया हुआ है T2, वाटर का टेम्परेचर है T3 और आयरन का टेम्परेचर है T4। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि इनको सेम इनिशियल टेम्परेचर्स पे थे और इनको हीट किए फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक इनको गर्म किए। तो अगर उनके टेम्परेचर्स ऐसे हैं 5 मिनट के बाद, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रॉब्लम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्म वो होगा, इसका सीधा सीधा कंसेप्ट आप याद रखो, सबसे ज़्यादा गर्म वो होगा, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ेगा जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम होगी। ओके, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आप देखो इसके अंदर के जो यहाँ पर मर्क्यूरी है उस सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देख लो जो आपके स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा है। इस चार्ट को देखकर आपको क्लियर कट जो है यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर इस चार्ट में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। हम इस चार्ट पर थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस चार्ट से एक चीज़ समझ में आ रही है कि एल्यूमिनियम जो है, चलो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पहले इसकी कुछ वैल्यूज़ जो है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट है 0.9। ओके, मर्क्यूरी की है 0.14, वाटर की है 4.186, इसमें आयरन को हम अप्रॉक्सीमेटली जो है उसकी 0.3 के करीब है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि इसमें एक चीज़ यहाँ ये समझ में आ रही है कि सबसे कम मर्क्यूरी की है, ओके, उससे ज़्यादा
आयरन की है, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम की है और सबसे ज़्यादा वाटर की है। मतलब 4 पॉइंट जो है ये वाटर की है। तो अब इनके टेम्परेचर्स देख लेते हैं। मर्क्यूरी का टेम्परेचर है T1, आयरन का टेम्परेचर है T4, एल्युमिनियम का टेम्परेचर है T2 और वाटर का टेम्परेचर है T3। तो ये रिलेशन ऐसा आना चाहिए। ओके, अब इस तरह का रिलेशन अगर है तो आप लोग देखो T1 इज़ ग्रेटर देन T4 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट होगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाते हैं अब इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो गया अपना। टोटल मिलाकर अभी 4 प्रॉब्लम्स अपने हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम हमको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर वो है इफ़ अप्रॉक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफ़ायर इज़ 1.8 देन अप्रॉक्सीमेट डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन लाइट इंटर सफ़ायर इज़। यानी अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज इन वेलोसिटी जो है वो पूछा है परसेंटेज में। आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1/C2। ओके, और C1 का मतलब है स्पीड इन वन मीडियम एंड सेकंड इज स्पीड इन सेकंड मीडियम। अब ये हिसाब से आप देखो कि म्यू की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 1.8 C1/C2। तो C2 को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 1.8 टाइम्स C2। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड अगर निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज, इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज। ओके, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेलोसिटी अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पर इसका सिंपल जो तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो करेंगे C1-C2 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 100। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू 100। चलो इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो देखो ये क्या आएगा 1.8 इंटू C2 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू C2 इंटू 100। अब आप देखो ऊपर से अगर C2 कॉमन निकाले तो C2 से C2 कट जाएगा, 1.8 माइनस 1 मतलब 0.8 अपॉन 1.8 इंटू 100। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कितना हो जाएगा, ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 1.8। डेफिनेटली 1.8 को अगर हम थोड़ी देर के लिए 2 समझ ले तो ये 80 अपॉन 2 मतलब 40, तो ये मोर देन 40 होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 44.44%। जो इसमें आंसर जो दिया हुआ है तो 45 अप्रॉक्सीमेटली 45%। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। ओके, 45% जो है वो उसमें डिक्रीज होगी उसकी वेलोसिटी। आप देखिए प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से करना है इसको। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रॉब्लम है। चलो और आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ट्रिकी टाइप का प्रॉब्लम है। If an incident ray making an angle of 10 degree with the horizontal is to be reflected perpendicular to the horizontal by an inclined plane mirror। ओके, चलो देखो इसकी फिगर जो है पहले हम बनाते हैं। यहाँ पे रफली इसकी फिगर जो है वो कुछ इस तरह से है यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए अगला जो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। इफ़ एन इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, अब आप देखो ये प्रॉब्लम को हम पहले मैं ये फिगर को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मेन चीज़ जो है वो फिगर ही है इसमें। आप देखो इसमें सबसे पहले एक ऐसा मिरर दिया हुआ है और मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और यहाँ पर इसको इस तरह से शेड बताया गया है कि ये एक मिरर है। ओके, अब आप लोग इसमें एक चीज़ देखो कि ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है, इन्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रॉब्लम है। तो एक काम करना पड़ेगा हमको, इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम इसको इजीली जो है वो समझ सके पूरा। तो हम एक काम करते हैं, इस मिरर के ऊपर पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ है तो ये नॉर्मल है। अब आप एक और चीज़ देखो इसमें कि आपको ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसी तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमको एक इंसिडेंट रे दी गई है इसमें, तो इंसिडेंट रे जो है आप देखो इंसिडेंट रे इसमें यहाँ से आ रही है ऐसे,
ये इंसिडेंट रे है, और फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है इस तरफ, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और हमको ये बोला गया है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ यहाँ तक तो ये एंगल 90 है। ओके, चलो अब यहाँ पर ये रियल में ये है नहीं है। ओके, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया हूँ। चलो मैं इसको यहाँ से मिटाई देता अभी फ़िलहाल, ताकि ये किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, अब आप इस प्रॉब्लम को गौर से देखो। देखो इसमें ये वाला एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 10 डिग्री। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसको करते हैं। आप देखो इसमें अगर मैं ये लाइन को कंटिन्यू करूँ अगर नीचे, तो ये वाला एंगल 90 होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, एक और चीज़ है, अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग एंगल बनेंगे दोनों भी। आप देखो ये कैसी, ये दो लाइन पैरेलल्स हैं और ये उसको कट करिए तो ये और दो अल्टरनेटिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है एक्चुअली ये पूरा। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर ये वाला एंगल, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल जो है ये भी 90 माइनस थीटा होना, बराबर है एंगल ये भी, ये क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गए दोनों भी, और अगर ये दोनों अपोजिट एंगल है तो फिर ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये वाले एंगल के बारे में बात करते हैं पहले। आप देखो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये एंगल 90 का है, तो ये ओवरऑल एंगल यहाँ पे 90 का हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इतने पार्ट को। ठीक है, आप देखो क्या होगा, ये जो 90 है इसका पहला पार्ट है 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और बचा हुआ एंगल है आर, तो प्लस आर इज इक्वल टू 90। आप देखो ये 90 से ये 90 कट जाएगा, माइनस थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आर आ जाता। तो एक रिजल्ट हमको मिल गया, यानी एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इसमें जो एंगल थीटा जो है ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ओके, अब आप एक और चीज़ याद रखो, आपको सबको पता है, आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वो ये है, आई इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये होगा अगर थीटा अगर आर है तो फिर थीटा जो है वो आई के भी इक्वल होगा, क्योंकि आई और आर दोनों सेम है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है कि आई कितना होगा ये पर्टिकुलर केस के अंदर। तो देखिए कोई ख़ास बात नहीं है। अब आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा कि इसको करना कैसे है। अब आप एक काम करो, जैसे मैंने यहाँ पे ये एंगल 90 लिया था, तो अब हम एक काम करेंगे, ये वाला एंगल ले लेंगे, ये दोनों के बीच का एंगल। आप देखो ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो अगर ये सरफेस पर नॉर्मल है तो ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, मतलब ये ओवरऑल पूरा एंगल कितना है 90। अब ये एंगल के टुकड़े कर लेते हैं। आप देखो इस एंगल का पहला टुकड़ा ये वाला है, तो ये टुकड़ा है थीटा, ये दूसरा वाला टुकड़ा है 10 इज इक्वल टू तीसरे वाला जो टुकड़ा है आई, यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ेगा। देखो आप, ये एंगल थीटा, ये एंगल 10, ये एंगल आई, और ये इन सब का टोटल कितना है 90 डिग्री। लेकिन थीटा इज इक्वल टू आई है। आप देखो अभी हमने देखा था ये इसको प्रूफ करके, तो थीटा इज इक्वल टू आई है, मतलब ये आई की जगह पे मैं थीटा ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 90। 10 को उधर शिफ्ट कर लो, 2 थीटा इज इक्वल टू 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 10 मतलब 80। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आएगा 40 डिग्री। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 है, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे किया वो आप देखो, बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको अलग अलग मीडियम दिए गए हैं। ओके, और टोटल मिलाकर इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर जैसा आप देख रहे हो, इसके अंदर टोटल मिलाकर 5 अलग अलग मीडियम हैं। इनमें सबसे जो मेन जो चीज़ है, आप देखो कि पहली लाइन ये इस तरह से दी हुई है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर 1, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर 2, फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर 4, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर 5। ओके, अब एक रे ऑफ लाइट है,
और उसको इंसिडेंट करके अलग अलग जगहों से लेकर आए। सबसे पहले आप देखो पहली जगह पर, यानी ये नॉर्मल है और ये इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है 40 और ये एंगल ऐसा गया और ये एंगल 50 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कि डेविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, क्लियर कट नज़र आ रहा है हमको, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये 40 है तो ये लेस देन 40 नहीं हुआ। अगर ये इधर आता तो इसका मतलब ये वाला मीडियम डेंसर हो जाता था, ये रेयर मीडियम बन गया और ये डेंसर मीडियम हो गया। इसका डेफिनेटली मतलब क्या हुआ कि μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये आगे क्लियर। अब हमको देखना पड़ेगा कि μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ये दो में से कोई ना कोई एक ऑप्शन इसका आंसर आ गया है, यानी इतनी चीज़ तो हमने यहीं से अंदाज़ा लगा लिए। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग एक और चीज़ देखो μ3 और μ4 के बारे में। μ3 और μ4 के बारे में आप देखेंगे, यानी यहाँ पर इस जगह पर जो रे आपको दी हुई है वो रे ऐसी सीधी दी हुई है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि वो विदाउट डेविएशन पास हो गई। और अगर ये विदाउट डेविएशन पास हो रही है तो इसका डेफिनेट मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम मीडियम है, मतलब μ3 मस्ट बी इक्वल टू μ4। तो बस अब ज़्यादा हमको उसमें कैलकुलेशंस और वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि μ3 इज इक्वल टू μ4 कहाँ पर है, तो पहला ही ऑप्शन। ओके, यानी ये दो बातों पर से अंदाज़ा लगा लिए कि कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए, मतलब μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 इज़ लेस देन μ3 विच इज़ इक्वल टू μ4 एंड विच इज़ ग्रेटर देन μ5। अगर आप लॉजिक यूज़ करते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल आ जाता। मतलब इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, हमारे महाराष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन है और एक मतलब प्राउड वाला मामला है। यहाँ पर हमको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में दिया गया है। आप देखो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जिसे आमतौर पर COEP कहा जाता, तो ये इंडिया का वाहिद मतलब अकेला ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया था 2016 में। जो सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया था, जाहिर है अब ये तो जनरल नॉलेज जैसा क्वेश्चन हो गया, तो जो सैटेलाइट इन्होंने एक्चुअली लॉन्च किया था उसका नाम था स्वयं। ओके, स्वयं जो सैटेलाइट है तो ये 515 किलोमीटर की हाइट पर है। आप याद रखो ये U1 मतलब माइक्रो जो सैटेलाइट्स होते हैं, छोटे सैटेलाइट्स, उनमें से ये एक है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप हासिल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो वेट है वो सिर्फ 990 ग्राम है। ओके, 990 ग्राम का मतलब ये हुआ कि ये 1 किलो का भी नहीं है, 1 किलो में भी 10 ग्राम कम है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट जो होता है, ये जो सैटेलाइट है स्वयं 515 किलोमीटर पर, तो ये पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस का एक बढ़िया सैटेलाइट है, जो छोटा सा माइक्रो सैटेलाइट है, विच इज़ लॉन्च बाय COEP मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। 2016 में इन्होंने ये लॉन्च किया था। इसका आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा, मतलब स्वयं 515। ओके, चलिए अब आपके ये हो गया हमारा एक जनरल नॉलेज टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखो आपको इसमें बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एमीटर शोज डिफ्लेक्शन है। तो एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन कब बताएगा। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग चार अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं। तो अब आप एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 से स्टार्ट करके बताता हूँ। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर ये एमीटर है, इसके बाद इस जगह पर एक बैटरी है, इधर प्लस है, ये माइनस, ये इस तरह से ये माइनस, यहाँ पर एक की है और इस की के अंदर आप देखो कि इसमें डॉट दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन है, और जब कोई की ओपन होती है मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो एमीटर है डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। ओके, ठीक है, मैं पहले आपको पूरे चारों ऑप्शंस में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने पहले ऑप्शन नंबर 2 आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, क्योंकि ये की जो है ये ओपन की है। ओके, इसके बाद वाला जो ऑप्शन नंबर 4 को आप देख लो। ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से है कि यहाँ पर से बैटरी रिमूव कर दिया और इसमें डॉट लगा दिए।
इसका मतलब ये जो की है ये क्लोज है। लेकिन अब आप बताओ कि यहाँ तो बैटरीज नहीं है, जब इसमें बैटरी नहीं है तो करंट कहाँ से आएगा, ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखाएगा? इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग है। तो ये हो नहीं सकता कि इसने कोई डिफ्लेक्शन दिखाना है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ओके, अब आप आओ ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर ये इस तरह से बैटरी दी हुई है, इधर प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये की है, ये इसमें डॉट भी दिया हुआ है, लेकिन इस मर्तबा यहाँ पर एक इस तरह की एक चीज़ दी गई है और यहाँ लिखा हुआ है रबर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कनेक्शंस है, ये कनेक्शन में बीच में रबर डाल दिए, और रबर के बारे में हमको मालूम है कि रबर जो है वो नॉन कंडक्टर है, मतलब उसमें से करंट पास नहीं होगा। जब इसमें से करंट पास नहीं होगा तो डेफिनेटली इसमें करंट नहीं आएगा, तो ये एमीटर जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। तो लॉजिकली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो आइए हम पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 जो है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। आप देखो ऑप्शन नंबर 1 इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पर आप थोड़ा गौर से देखना इस सर्किट को। ओके, इसमें इस जगह पर एक की है, इसमें डॉट दिया है, मतलब ये क्लोज की है। यहाँ पर एक बैटरी है और वो बैटरी कुछ इस तरह से है, इसका प्लस माइनस ऐसा है। यहाँ पर इस जगह पर एमीटर है और इस एमीटर का प्लस ऐसा है, माइनस ऐसा है। ओके, आप एक चीज़ देखो, एक बहुत ही लॉजिकल एक बात ये है कि एमीटर जो होता है, एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, ये एक रूल आप ध्यान में रखो। एमीटर जो है वो, अगर एमीटर को करेक्टली अगर कनेक्ट करना है किसी सर्किट के अंदर, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। आप उसको पैरेलल में नहीं लगा सकते, पैरेलल में लगाएंगे तो वो कोई रीडिंग नहीं बताएगा। और अब आप एक चीज़ देखो, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर प्लस के साथ में प्लस है और माइनस के साथ माइनस है, इसका मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल कनेक्टेड है इसके साथ में। और जब एमीटर को आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये भी रॉन्ग है, इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। यानी जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, ये सवाल ही गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया है और एमीटर कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आप उसको पैरेलल कंबाइन करोगे, वो ओल्ड मीटर नहीं है, ओल्ड मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये ओल्ड मीटर होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन ये एमीटर है और एमीटर जो है वो सीरीज में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के चारों भी ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, तो आप देखिए इस बारे में आप जो है वो सवाल उठा सकते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं तो आप उनसे, मतलब जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है, तो हम यहाँ पर इस बारे में बात कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने देखे स्क्रीन पर, तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखो इसमें ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एक ऐसी लाइन दी गई है और नीचे लिखा है ग्लास, मतलब ये ग्लास स्लैब है। ओके, इसके बाद इस पर एक ऐसा डॉटेड जो है यहाँ पर नॉर्मल दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक एंगल, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 43। ठीक है, ये वाली जो रे है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई है, और यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो रे है, ये रे की डायरेक्शन आपको ऐसे दी गई है। आप याद रखना कि ये जो चीज़ है ये क्या है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और एक रिफ्रैक्टेड रे है जो ऐसे जा रही है। याद रखो कि ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे जो है तो उसका आपको एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 25। तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है उनका डेविएशन पूछा है। आप अगर मतलब एनटीएससी के बारे में जो मैंने लाइट से रिलेटेड जो वीडियो बनाया था, जो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, अगर आप देखेंगे तो उसमें ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे मतलब शेयर किया था। उसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे, यानी रिफ्लेक्शन के लिए अगर डेविएशन देखेंगे तो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ
डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, और अगर आप इसमें एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन की अगर आप बात कर रहे हो, तो आप देखो रिफ्रैक्टेड रे के लिए, इसके लिए अगर हमको एंगल अगर निकालना पड़े तो हम पहले एक काम करते हैं, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा। ये होना चाहिए 43 इधर का एंगल, और डिवाइडेड ये इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल मतलब 25 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी 43 माइनस 25, मतलब डेल्टा मस्ट बी 18 डिग्री। ओके, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई यहाँ पर कि 18 डिग्री का आंसर आना है। 18 डिग्री मतलब किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए, यानी सॉरी रिफ्रैक्टेड रे के लिए। तो रिफ्रैक्टेड रे जो है उसके लिए 18 आना चाहिए। मतलब आप देखो ऑप्शन नंबर 1 में पहले 18 और 94 है, ऑप्शन नंबर 2 में 94 और 18 है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अगर आपने ये 94 को प्रूफ नहीं भी करे तो भी आप आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है। आप देखो क्या करेंगे, ये वाला एंगल 43 होगा क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और अब आप देखो कि अगर ये 43 है तो ये वाला पूरा एंगल 180 आएगा। आपको ये वाला एंगल मालूम करना है, तो किस तरह से करोगे, 180 डिग्री माइनस 43 माइनस 43, अब ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 86, और बचा हुआ ये वाला एंगल है। ओके, तो इज इक्वल टू 86 प्लस ये एंगल ऑफ डेविएशन, इसको इधर ला लो, तो डेविएशन कितना आ जाएगा 180 माइनस 86, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 94 डिग्री। ओके, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ डेविएशन 94 होगा और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ डेविएशन 18 होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो अगला प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, तो एक सर्किट इसमें दिया गया है, और आपको याद दिला दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा आइडिया लगाकर जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको सर्किट जो है वो बना के बताता हूँ। इसमें पॉइंट ए है यहाँ पर, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस, फिर इस जगह पर एक रेजिस्टेंस, ये दोनों यहाँ पे मिल गए। ओके, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, ये दोनों मिल गए। यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बैटरी दी हुई है, बैटरी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई वोल्टेज वगैरह नहीं दिया है। इसकी वैल्यू है 8 ओहम, इसकी वैल्यू है 12 ओहम, इसकी वैल्यू है 4 ओहम, इसकी वैल्यू है 3 ओहम, और इसकी वैल्यू है 6 ओहम। अब आप प्रॉब्लम को देखो गौर से। प्रॉब्लम के अंदर आपको बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओहम रेजिस्टेंस इज 10 ओहम, मतलब इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो डेफिनेटली इसका वोल्टेज भी 10 वोल्ट होगा। खत्म। क्यों होगा 10 वोल्ट, क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो बस हो गया। अगर आपको इतना भी लॉजिक अगर आपने लगा दिए तो आपका आंसर आ जाता। आप देखो 3 ओहम और ये 6 ओहम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और दो लोग अगर पैरेलल में हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता। तो अगर 3 ओहम का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो 6 ओहम का रेजिस्टेंस भी 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब 6 ओहम के लिए 10 वोल्ट। बस अब आप ऑप्शन तलाश कर लो। तो आप देखो 6 ओहम और इधर 10, यानी यहाँ पर ए का 4 के साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा, ए को 4 के साथ में। बस ए को 4 के साथ देख लो, तो ए को 4 के साथ में कहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर, आप देखेंगे इसमें कि 4 का ए जो है वो पहला ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ऐसा जो पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, देखो नंबर 1 को डी से, नंबर 2 को सी से, नंबर 3 को बी से, और नंबर 4 को ए से। नंबर 4 को ए से हमने एक लॉजिक लगाकर ये चीज़ प्रूव कर दी है। ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है, पहला जो ऑप्शन है आपका, वो इसमें करेक्ट आएगा। ओके, तो ये था, मतलब इस तरीके से यहाँ पर फिज़िक्स के ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आज एनटीएससी के इस पेपर में जो है वो पूछे गए। इनमें से यहाँ पर हमने जैसा मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर लिए हैं फिज़िक्स के। कुछ जो प्रॉब्लम्स बाकी बचे हैं तो उनको इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे, और अगले वीडियो के अंदर हम लोग बाकी बचे हुए जो केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है तो उनको भी डील करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़।